का क्लास लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक जनवरी 2025 से जून 2025 तक के सभी महत्वपूर्ण घटना को हम लोग नहीं पढ़ लेते हैं। कल के सेशन में चर्चा किए थे कुछ प्रश्नों का, पुनः आज के सेशन में कुछ प्रश्नों का हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे तौर पर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है? देखिए, जनरेशन अल्फा, जनरेशन बीटा, ये समझते हैं। देखिए, वैसा बच्चा जिसका जन्म 2010 से 2024 के बीच में हुआ है उसे कहा जाता है जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा। और वैसा बच्चा जिसका जन्म 2025 से 2039 के बीच में होगा उसे कहा जाएगा जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा, जनरेशन बीटा। जो गवर्नमेंट आंकड़ा है, गवर्नमेंट आंकड़ा के अनुसार अगर देखा जाए तो 2025 में जन्म लेने वाला प्रथम बच्चा जिसे जनरेशन बीटा कहा जा सकता है वो बच्चा जन्म लिया है मिजोरम में। मिजोरम में। और उस बच्चा का नाम है फ्रेंकी जेडेंग। 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 नेक्स्ट, आगे बढ़ना जाए। अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया है? देखिए, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, इस अवार्ड की अगर हम बात करें तो यह अवार्ड मिनी ऑस्कर कहलाता है। मिनी ऑस्कर, यह अवार्ड मिनी ऑस्कर कहलाता है। और जहां तक इस अवार्ड का सवाल है, यह अवार्ड पहली बार 1944 ईस्वी में दिया गया और तब से लेकर आज तक जो है यह अवार्ड दिया जाता रहा है। फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में जो है यह अवार्ड आपको दिया जाता है। फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में जो है बाबू आपको यह अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। द ब्रूटलिस्ट मूवी में बेस्ट अभिनय करने के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। फिर इसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 के अंतर्गत बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अगर देखा जाए तो फर्नांडा टोरेस को, और फिर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अगर देखा जाए तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है आपको ब्रेडी कार्बेट को मिला है। जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? देखिए, जहां तक ब्रिक्स का सवाल है, ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य राष्ट्र हुआ करता था। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 राष्ट्र हुआ करता था ब्राजील ब्रिक्स में। और जब ब्रिक्स का गठन हुआ था ना, उस समय तो 4 ही था। 4 ही था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। बाद में जाकर के साउथ अफ्रीका जुड़ा। बाद में जाकर के साउथ अफ्रीका जुड़ा, तत्पश्चात ये ब्रिक्स कहलाया। आज के डेट में ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। आज के डेट में ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या अगर देखी जाए तो सदस्य देशों की संख्या 10 है, जिसमें 5 तो यही हो गया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावे इंडोनेशिया, इथियोपिया, ईरान, मिस्र, 5 4 9 हो गया। और एक और यूएई। यूएई
संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इथियोपिया, ईरान, मिस्र और यूएई, यही 10 देश जो है आपको ब्रिक्स का सदस्य राष्ट्र है। और जहां तक ब्रिक्स का सवाल है, ब्रिक्स का 2025 में जो शिखर सम्मेलन हुआ है 7 जुलाई को हुआ है, 7 जुलाई को हुआ है, 7 जुलाई को हुआ है, और ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ है। जो ब्रिक्स है इसका 2025 में शिखर सम्मेलन अगर देखा जाए तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ है। और ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में जनवरी 2025 में शामिल होने वाला जो देश था वह आपको इंडोनेशिया था। कौन था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है? देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल आप समझते हैं? अरे जो भूमिगत रेलवे होता है, भूमिगत रेलवे को ही हम लोग मेट्रो रेल कहते हैं। जो भूमिगत रेलवे होता है, भूमिगत रेलवे को हम लोग मेट्रो रेल कहते हैं। और जहां तक मेट्रो रेल का सवाल है, मेट्रो रेल का पहली बार परिचालन लंदन में हुआ था, फिर आगे चलकर मेट्रो रेल का परिचालन भारत में भी हुआ है। और भारत में मेट्रो रेल की आधारशिला 1972 में रखी गई थी, लेकिन आगे चलकर वर्ष 1984 में भारत का पहला मेट्रो रेल बंगाल में दमदम से टॉलीगंज के बीच चलाया गया। भारत का जो पहला मेट्रो रेल है, भारत का पहला मेट्रो रेल पश्चिम बंगाल में दमदम से टॉलीगंज के बीच चलाया गया है। आपको जहां तक मेट्रो रेल का सवाल है, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मेट्रो रेल का नेटवर्क जो है आपको चीन का है। सबसे बड़ा मेट्रो रेल का नेटवर्क चीन का है। और दूसरा स्थान पर जो है आपको अमेरिका है। और तीसरा स्थान पर अपना देश भारत आ गया है। तीसरा स्थान पर अपना देश भारत आ गया है। और चौथा स्थान की अगर हम बात करें तो चौथा स्थान पर जो है आपको जापान है। चौथा स्थान पर जापान है, जापान है। इसके बाद आपको मेट्रो रेल नेटवर्क के दृष्टिकोण से तो भारत का स्थान तीसरा हो गया है, लेकिन ओवरऑल रेलवे नेटवर्क के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ओवरऑल रेलवे नेटवर्क के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। चौथा स्थान है। पहला स्थान पर कौन देश है? अमेरिका है। पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर चीन है, तीसरा स्थान पर रूस है, चौथा स्थान पर अपना देश भारत है। चौथा स्थान पर अपना देश भारत है। तो ये हो गया। और आपको वाटर मेट्रो, भारत में पहली वाटर मेट्रो का परिचालन कहां हुआ? कोलकाता में हुआ है। भारत में पहला वाटर मेट्रो का परिचालन अगर देखा जाए तो कोलकाता में हुगली नदी के तट पर हुआ है। कोलकाता में हुगली नदी से संबंधित है। और कोलकाता कौन नदी के तट पर है? हुगली नदी है ना। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। और कोलकाता को स्थापित कौन किया? जॉब चारनाक। जॉब चारनाक, सूतानदी, कालीकाटा, गोविंदपुर, ये तीनों गांव को मिलाकर कोलकाता को बसाया था जॉब चारनाक। 1 अप्रैल 1912 से पहले भारत की राजधानी कहां हुआ करती थी? कोलकाता। 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी बनी है नई दिल्ली। हाल ही में जारी क्लाउड डेस्क के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक साइबर हमला 2024 में किस देश में हुआ है? सबसे ज्यादा साइबर हमला अमेरिका में हुआ है, दूसरा स्थान अपना देश भारत का है और तीसरा स्थान इजराइल का है। तो सबसे ज्यादा साइबर हमला जो है अमेरिका, दूसरा स्थान भारत और तीसरा स्थान इजराइल का है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 11वें अध्यक्ष व
अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? इसरो के जो 11वें अध्यक्ष बने हैं वो वी नारायण बने हैं, वी नारायण बने हैं। और जहां तक इसरो का सवाल है, इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जो 1969 ईस्वी में स्थापित हुआ है। इसका मुख्यालय जो है आपको बेंगलुरु में है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया। इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया। इसे किस राज्य में मनाया गया है? इसे ओडिशा में मनाया गया है, इसे ओडिशा में मनाया गया है। और इस योजना के तहत जो है 2 लाख आदिवासियों को एक मुश्त 2 लाख आदिवासियों को एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्लान है। आगे फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका आयोजन भारत में हुआ है और भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ है। इसका आयोजन भारत में हुआ है और भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ है। हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 के लिए क्या थीम है? कल की अगर हम बात करें तो कल पूरे जनवरी का दिवस और महत्वपूर्ण दिवस का थीम आपको बताए थे, जिसमें प्रवासी दिवस का भी थीम हम आपको बताए थे। और जहां तक प्रवासी दिवस का सवाल है, जो हम लोगों ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 2025 को मनाया है, इसका थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान, विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। और कल तो प्रवासी दिवस को लेकर चर्चा किए ही थे। हाल ही में भारत सरकार राजघाट परिसर में, देखिए राजघाट परिसर, राजघाट जो है किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। हाल ही में भारत सरकार राजघाट परिसर में किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए स्थल निर्धारित करने का फैसला लिया है? राजघाट परिसर में जिस पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए स्थल निर्धारित करने का फैसला लिया गया है वो पूर्व राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, वो पूर्व राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी की अगर हम बात करें तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे और ये हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति बने हैं, ये हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। फिर 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने और 15वें राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू बनी है। वही देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने हैं। और आज तक के इतिहास में राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल अगर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है 1950 से 1962, 1950 से 1962। राजेंद्र प्रसाद से लेकर के द्रौपदी मुर्मू तक अगर देखा जाए तो सभी राष्ट्रपतियों में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए हैं, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद सभी राष्ट्रपतियों में 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। एक है जाकिर हुसैन और दूसरे है फखरुद्दीन अली अहमद, एक है जाकिर हुसैन और दूसरे है फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। इसके अलावे देश की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तथा देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहां की राज्यपाल हुआ करती थी? झारखंड की राज्यपाल हुआ करती थी। जिस प्रकार रामनाथ कोविंद जी जो है आपको भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। और इस प्रकार के प्रश्न बिहार एसआई एग्जाम में करंट के संदर्भ में पूछा भी गया था, तो हो सकता है आगे पूछ दे। तो वर्तमान की जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है वह आपको राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल हुआ करती थी। अब आपको के आर नारायण की अगर आप बात करेंगे तो ये देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति है, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर आप बात करेंगे तो ये देश के एकमात्र साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक राष्ट्रपति है। और राजेंद्र बाबू के बारे में तो बताए ही।
हाल ही में किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है? आपको कल भी हम बताए थे विश्व हिंदी दिवस का जहां तक सवाल है, विश्व हिंदी दिवस जो है आपको 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी को 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो जिसका उद्देश्य था हिंदी का प्रचार प्रसार जो है वैश्विक स्तर पर करना है, हिंदी का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर करना है। और अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी पूरे विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वही पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन, मंदारिन चीन की भाषा है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, और तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है आपको हिंदी है। और जिस प्रकार विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर को 1949 ईस्वी में संविधान सभा ने भारत के राजभाषा के तौर पर हिंदी को स्वीकृति दिया था, हिंदी को स्वीकृति दिया था। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा? तमिलनाडु ने, तमिलनाडु ने। देखिए, हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं, कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अगर देखें तो दूसरा होता है आदैतिहासिक काल, दूसरा होता है आदैतिहासिक काल, और तीसरा अगर देखें तो तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और हिस्टोरिकल एज। प्रागैतिहासिक काल की अगर हम लोग बात करें तो इस समय मानव असभ्य एवं बर्बर थे, लेखन कला से अवगत नहीं थे, तो इस समय का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इस समय के बारे में जानकारी हमें पत्थर के औजार से प्राप्त होती है। आदैतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिस समय मानव लेखन कला से अवगत हो चुके थे, मानव लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके लिखित साक्ष्य को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो हड़प्पा काल है, हड़प्पा काल की अगर हम बात करें तो हड़प्पा काल के जो लिखित साक्ष्य मिले हैं वो अभी भी पढ़े नहीं जा सके हैं, हड़प्पाई लिपि को अभी भी नहीं पढ़ा जा सका है। और यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता को आदैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को किस कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है, तो आदैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जो भी हड़प्पाई लिपि को या सिंधु लिपि को पढ़ देगा उसे जो है $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। जनवरी 2025 में बीसीसीआई के नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई का नया सचिव जो है देवजीत सेखिया को नियुक्त किया गया, देवजीत सेखिया। और जो बीसीसीआई है इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी है। हाल ही में जल्लीकट्टी महोत्सव की शुरुआत हुई, इसका संबंध किस राज्य एवं पशु से है? जल्लीकट्टी महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसका संबंध तमिलनाडु से है और जानवर में सांड से है, तमिलनाडु एवं सांड। हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसके शुभंकर का अनावरण किया गया है, जो है तेजस और तारा, तेजू और भेजू, तेजस और सूर्या, तारा और कारा। क्या है? तेजस और तारा, तेजस और तारा। और जो खो खो है इसका आयोजन भारत में ही हुआ है, खो खो है इसका आयोजन भारत में हुआ है, भारत में दिल्ली में हुआ है।
भारत में दिल्ली में हुआ है। और खो खो विश्व कप का जो आयोजन हुआ है, इस गेम का ब्रांड एम्बेसडर जो है सलमान खान को बनाया गया। पुरुष खो खो अलग हुआ, महिला खो खो अलग हुआ, समझ गए। पुरुष खो खो भी भारत ही जीता है और महिला खो खो प्रतियोगिता भी भारत ही जीता है, समझ गए। और किसको हराकर जीत? नेपाल। पुरुष खो खो में भी नेपाल को हराकर और महिला खो खो में भी नेपाल को हराकर। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? 6.4%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरु रक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? गरु रक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत कर्नाटक ने किया है, कर्नाटक ने किया है। और इस गरु रक्षी ऑनलाइन एफआईआर का उद्देश्य क्या है जानते हैं? इसका उद्देश्य है अवैध रूप से जो वनों की कटाई की जाती है उस पर रोक लगाना। अवैध रूप से जो वनों की कटाई की जाती है उस पर रोक लगाना इसका उद्देश्य है। हाल ही में किस कंपनी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है? फोन पे ने। जनवरी 2025 में देखिए, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये एक साल में दो बार जारी होता है। तो जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 85वां। हाल ही में किस देश ने अपने 2 साल से राष्ट्रपति के खाली पद पर जोसेफ ओने को नियुक्त किया है? लेबनान जिसकी राजधानी बेरूत है, जिसका मुद्रा लेबनानी पाउंड है, यहीं पर जो है राष्ट्रपति का पद खाली था। खाली पड़े राष्ट्रपति के पद जो कि 2 साल से खाली थे, उस राष्ट्रपति के पद पर आसीन जोसेफ ओने को लेबनान ने नियुक्त किया है। और देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कितने माह के भीतर उसको भर लिया जाना चाहिए? 6 माह। अनुच्छेद 62 को पढ़िए। अनुच्छेद 62 यही कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। और जब तक राष्ट्रपति का पद खाली होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। और अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। और अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी पद रिक्त हो तो उस कंडीशन में जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। और आज तक के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए, जिन्होंने लगभग 1 माह तक वर्ष 1969 ईस्वी में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जहां तक सवाल है, उन्होंने पूरे 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति के तौर पर काम किया था, पूरे 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति के तौर पर काम किया। यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह की अगर हम बात करें तो वे कार्यवाहक राष्ट्रपति, पूर्णकालिक उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तीनों पद पर आसीन हुए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है सैयद अनवर खुर्शीद। हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर में भयानक जंगल की आग लगने से आपातकाल घोषित किया गया है? अमेरिका के लॉस एंजल्स। और देखिए, जैसे भारत का मुंबई शहर बॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही अमेरिका का लॉस एंजल्स शहर जो है हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है। हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है। और आपको भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का विवाह जो निक जोनस के साथ हुआ है,
वो भी तो वहीं का है, लॉस एंजिल्स का ही है, समझ गए। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? हिमाचल प्रदेश ने इसकी घोषणा किया है। हिमाचल प्रदेश ने घोषणा किया। हिमाचल प्रदेश, अभी हिमाचल प्रदेश में कौन पार्टी की सरकार है? कांग्रेस की है। बाद बाकी पंजाब में आम आदमी पार्टी, हरियाणा और राजस्थान में बीजेपी की है। तो इस आधार पर भी आप इसको छांट सकते थे, समझ गए। क्योंकि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वे कांग्रेसी न थे, वे कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और कल के सेशन में हम आपको बताए ही हैं, जो मनमोहन सिंह थे जो कि 2004 से 2014 ईस्वी तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं, और वे 2 राज्यों से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, एक असम और दूसरा राजस्थान। और मनमोहन सिंह जो है, आपको जो 1991 में नई आर्थिक नीति आई है जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाया गया था, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष लक्षित 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया? 2024। हाल में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है। और ओडिशा की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी बीजेपी सत्ता में है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया है? सशक्त बेटी। देखिए, ये जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने जो ई दृष्टि के साथ एक और योजना प्रारंभ किया है वह है सशक्त बेटी। आपको सशक्त बेटी योजना के तहत जो है, वैसी लड़की जो दृष्टिबाधित है, जो अनाथ है, जिसके गार्जियन में मां बाप में से कोई एक है, दूसरा नहीं है, उस प्रकार की बच्चियों को पढ़ने में सुविधा हो सके, इसको लेकर उनके बीच लैपटॉप और टैबलेट का वितरण किया गया है। लैपटॉप और टैबलेट का वितरण जो है आपको किया गया है। आगे, हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एक्स एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया है? ग्लेन को लॉन्च किया है। और ये जो ब्लू ओरिजिन स्पेस एजेंसी है, किसकी है? जेफ बेजोस की निजी कंपनी है ये। और ये जो ग्लेन रॉकेट लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा तट से। हाल ही में किस राज्य ने सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए गूगल क्लाउड से समझौता किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्थ पुलिस आर्मी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड ह्यूनर योजना शुरू किया है? यह योजना अगर देखा जाए तो यह योजना जो है मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। मध्य प्रदेश। देखिए, जानते हैं बाबू, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा जो पर्थ नामक योजना शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है युवाओं को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनाना। और जब युवा मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनेगा तब उसे सेना में शामिल करना। युवाओं को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनाकर उसे सेना में जाने को लेकर प्रेरित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव।
जनवरी 2025 में कहां पर जेडमोर सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और यह जो जेडमोर सुरंग है, यह सुरंग जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। और यह जो सुरंग है, इस सुरंग के बन जाने के बाद NH1 की कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। NH1 की कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जहां तक NH1 का सवाल है, NH1 जो है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को लद्दाख की राजधानी लेह से आपस में जोड़ने का काम करता है। NH1 जो है आपको श्रीनगर को लेह से आपस में जोड़ने का काम करता है। और यह जेडमोर सुरंग के उद्घाटन के बाद जो है NH1 की कनेक्टिविटी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगी। और जहां तक NH का सवाल है, नेशनल हाईवे का सवाल है, देश में सैकड़ों की संख्या में NH है, लेकिन सभी NH में अगर देखा जाए तो देश का जो सबसे लंबा NH है, देश का सबसे लंबा NH है NH44। और NH44 जो है श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। और जो NH44 है, जो कि देश का सबसे लंबा NH है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है, श्रीनगर भारत के उत्तर में है, कन्याकुमारी भारत के दक्षिण में है। यह जो NH है इसे उत्तरी दक्षिणी गलियारा भी कहते हैं। फिर देश का दूसरा सबसे लंबा NH अगर देखा जाए तो NH27 है। और NH27 जो है असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से आपस में जोड़ता है। NH27 जो कि देश का सबसे लंबा NH है, यह असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से आपस में जोड़ता है। इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है, 3507 किलोमीटर है। और यह देश का दूसरा सबसे लंबा NH है। और यह भारत के पूर्वी भाग को भारत के पश्चिमी भाग से जोड़ता है, जिस वजह से इसे पूर्वी पश्चिमी गलियारा भी कहा जाता है। और यह जो उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे को काटती है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे को काटती है। ये सब बात आप याद रखिएगा। दस से 12 जनवरी 2025 के बीच कहां पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? रायपुर में। रायपुर में भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन जो है आपको आयोजित किया गया। और इसका थीम था जल 360 डिग्री। इसका थीम था जल 360 डिग्री। और यह जो जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन हुआ है, यह जो जल कार्य संघ का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है, इसका उद्देश्य है जल को संरक्षण प्रदान करना, जल संरक्षण तकनीक को बढ़ावा देना। क्योंकि भले पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल है, लेकिन पीने योग्य जल काफी कम है। पीने योग्य जल काफी कम है, 2.5% पीने योग्य जल है। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारतवर्ष 2026 में। भारतवर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब जहां तक राष्ट्रमंडल का सवाल है, ऐसे तो राष्ट्रमंडल 1926 में अस्तित्व में आया है, लेकिन आधुनिक राष्ट्रमंडल अस्तित्व में 1949 में आया है। ऐसे राष्ट्रमंडल 1926 में अस्तित्व में आया है, लेकिन आधुनिक राष्ट्रमंडल जो है 1949 में अस्तित्व में आया है। राष्ट्रमंडल क्या है बाबू, जानते हैं? राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ना कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। और जरूरी नहीं है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता वो देश ले ही जो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वैच्छिक सदस्यता है, आपको लेने का मन है लीजिए, नहीं लेने का मन है मत लीजिए। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र मई 1949 में बना।
भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र अगर देखा जाए तो मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता संविधान सभा ने दिलाया था। और जब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना था तो लोगों को चिंता हो गया था कि कहीं भारत फिर से गुलाम ना हो जाए। लोगों की चिंता को दूर करते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है, इसका परित्याग हम कभी भी कर सकते हैं। हाल ही में ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है। यह किस देश में है? यह इंडोनेशिया में है। देखिए, यहां जहां तक ज्वालामुखी विस्फोट का सवाल है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है प्रशांत महासागर में। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट प्रशांत महासागर में होता है। और प्रशांत महासागर में ही रिंग ऑफ फायर है, एक प्रकार से कहिए, या प्रशांत महासागर को ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट प्रशांत महासागर में होता है। सबसे ज्यादा सुनामी भी प्रशांत महासागर में ही आता है। सबसे ज्यादा सुनामी भी प्रशांत महासागर में ही आता है। फिर एक ज्वालामुखी है माउंट कोटोपेक्सी। माउंट कोटोपेक्सी कहां का ज्वालामुखी है? इक्वेडोर। कहां का है? इक्वेडोर है। एटना, माउंट एटना, इटली। हाल ही में कहां रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? कहां की गई है? कहां किया गया है? भारत में। हाँ, भारत में किया गया। भारत में किया गया। भारत में। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा। और त्रिपुरा राज्य के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जो त्रिपुरा राज्य है, तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए किस कीट का अनावरण किया है? सिप एआईआर का अनावरण किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है? भारत पोर्टल लॉन्च किया है। भारत पोर्टल जो है अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो भारत पोर्टल है, बाबू सुनिएगा, भारत पोर्टल को विकसित किया है सीबीआई ने। भारत पोर्टल को विकसित किया है सीबीआई ने। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यह एक प्रकार की जांच एजेंसी है। यह एक प्रकार की जांच एजेंसी है। और कहा जाता है कि सीबीआई का गठन संथानम आयोग के सिफारिश पर वर्ष 1963 में, सीबीआई का गठन संथानम आयोग के सिफारिश पर वर्ष 1963 में हुआ है। और सीबीआई के जो महानिदेशक है वर्तमान में परवीन सूद है। परवीन सूद जो है सीबीआई के महानिदेशक है। और जो सीबीआई है यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। जो सीबीआई है यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन है। तो सीबीआई ने जो ऐप लॉन्च किया है, तो स्वाभाविक सी बात है उस मंत्रालय के मंत्री ही इसे लॉन्च करेगा। तो अमित शाह ही गृह मंत्री है, उन्होंने ही जो है इसे लॉन्च किया है। इस पोर्टल के लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि भारत के जांच एजेंसी की पहुंच इतनी अधिक बन जाए कि जो मानव तस्करी होता है, ड्रग्स का व्यापार होता है, उस पर रोक भारतीय जांच एजेंसी लगा सके। ड्रग्स का व्यापार, मानव तस्करी, ये सब जो होता है इसके ऊपर भारत की जांच एजेंसी रोक लगा सके, उसकी निगरानी को लेकर ही सीबीआई ने भारत पोर्टल नामक ऐप लॉन्च किया है। 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? बहादुर सिंह सागू को। और वहीं आपको सचिव नियुक्त किया गया है संदीप मेहता को। संदीप मेहता को।
10 जनवरी 2025 से कहां पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है? मुंबई। कहां पर शुरू किया गया है? मुंबई। मुंबई में शुरू किया गया, मुंबई। मुंबई। आगे आइए अब। आगे आइए। हाल ही में कहां पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और नई दिल्ली में इसका आयोजन भारत मंडपम में हुआ है। भारत मंडपम, भारत मंडपम में हुआ है। किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुभारंभ किया है? गुणोत्सव 2025 शुभारंभ किया है असम ने। असम ने। हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा? आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल को कुल कितनी भाषाओं में विस्तारित किया है? इस श्रम पोर्टल को जो है 22 भाषाओं में विस्तारित किया है और 22 भाषाओं में 22 उन भाषाओं में विस्तारित किया है जो 22 राजभाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो राजभाषाओं की संख्या 22 है और शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 है। पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रीतिश नंदी का हाल ही में निधन हो गया है। वे एक पत्रकार थे, कवि थे, फिल्म निर्माता थे, उपर्युक्त सब कुछ थे वो। हाल ही में मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित पी जयचंद्रन का निधन हो गया है। उनका संबंध पार्श्व गायक हुआ करते थे। हाल ही में किस फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया गया जो 15 मिनट में पैकेज पहुंचाएगा? स्नैक, SNACC। और यह जो है स्विगी के द्वारा ही शुरू किया गया। स्विगी एगो फूड डिलीवरी ऐप है ना जी, स्विगी के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है और इसका ट्रायल बेंगलुरु में हुआ था। इसका ट्रायल अगर देखा जाए तो ट्रायल जो है आपको बेंगलुरु में हुआ था। हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो। अच्छा एक बात बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल कोरोनी नदी पर है वेनेजुएला में। कोरोनी नदी पर है वेनेजुएला में, समझिएगा। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में। कुचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में। हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता है? FC बार्सिलोना। और यह जो स्पेनिश सुपर कप है इसका संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल से। मोदवेत उत्सव जिसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यानी मोदवेत उत्सव जो है टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और टोडा जनजाति का जहां तक सवाल है, यह जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। आप सब लोग जानते हैं कि जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, दोनों तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है। और नीलगिरी क्षेत्र में ही टोडा नामक जनजाति पाई जाती है जो कि एक पशुपालक जनजाति है। और इसी जनजाति तमिलनाडु के टोडा जनजाति के द्वारा ही जो है आपको मोदवेद उत्सव नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है 16 जनवरी को मनाया गया है। 16 जनवरी।
जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष बने हैं श्री पल्ले गंगा रेड्डी, श्री पल्ले गंगा रेड्डी। और जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है इसका गठन कहां हुआ है? तेलंगाना के निजामाबाद में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन जो है तेलंगाना के निजामाबाद में, तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ है। और जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है इसके गठन के पीछे उद्देश्य यह है हल्दी के उत्पादन में वृद्धि हो, हल्दी का मार्केटिंग हो, हल्दी का मार्केटिंग हो। और अगर हल्दी की बात की जाए तो पूरे विश्व में सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन भारत ही करता है। पूरे विश्व के लगभग 70% से अधिक हल्दी का उत्पादन भारत ही करता है। और भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा निर्यातक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। और जहां तक हल्दी का सवाल है, हल्दी फायदेमंद चीज है। अगर हल्दी संतुलित मात्रा में लिया जाए तो फायदेमंद चीज है। जैसे अगर आपका शरीर दर्द कर रहा है तो उस कंडीशन में आप दूध हल्दी पी सकते हैं, समझ गए। आगे, फरवरी 2025 में किस देश में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2025 में फ्रांस में हुआ है। कहां हुआ है? फ्रांस में। और इसमें जो है भारत का नेतृत्व कौन किए थे? हमारे मोदी जी किए थे। कौन किए थे? मोदी जी। इसमें भारत का नेतृत्व अगर देखा जाए तो इसमें भारत का नेतृत्व किए थे श्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है? भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित सिंगापुर ने किया है। सिंगापुर पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित इसलिए किया है क्योंकि भारत और सिंगापुर के संबंध को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने काम किया है। भारत और सिंगापुर के संबंध को मजबूत बनाने को लेकर सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास ने काफी सराहनीय कार्य किए हैं। इसी वजह से जो है उन्हें ऑनरेरी सिटीजन का अवार्ड सिंगापुर ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत की किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया है जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करना? पिक्सेल। पिक्सेल। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? एक बैग एक आदमी, एक बैग एक परिवार, एक प्लेट एक थैला, एक थैला एक दंपति। एक प्लेट एक थैला, एक प्लेट एक थैला। और यह जो आरएसएस है, आरएसएस एक हिंदुत्ववादी संगठन है और आरएसएस की स्थापना डॉक्टर हेडगवार ने 1925 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया था। इसका मुख्यालय नागपुर में है। इसका मुख्यालय नागपुर में है। हाल ही में लेबनान ने अपने 2 साल से खाली पड़े प्रधानमंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया है? नवाब सलाम। राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया था जोसेफ ऑन। राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया था जोसेफ ऑन को। पिछले सेट में यह क्वेश्चन था
और प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया है नवाब सलाम को। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसे कब लागू किया जाएगा? देखिए, आपको आजादी के पूर्व से ही वेतन आयोग का गठन होने लगा था। 1946 में प्रथम वेतन आयोग का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचारी हुआ करते थे। तब से लेकर आज तक 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। और देखिए, जो वेतन आयोग होता है, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितना बढ़ोतरी हो नहीं हो, ये सबको लेकर सिफारिश करता है। और जहां तक 8वें वेतन आयोग का सवाल है, इसकी सिफारिश 2026 ईस्वी से लागू होगा। 2026। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा? देखिए, इमरजेंसी, जहां तक इमरजेंसी का सवाल है, यानी आपातकाल का सवाल है, आप सब लोग जानते हैं आपातकाल को लेकर प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। और आपातकाल की अगर बात करें तो आपातकाल 3 प्रकार का है। एक आपको राष्ट्रीय आपात है, दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा राष्ट्रपति शासन है, और तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा वित्तीय आपात है। जहां तक राष्ट्रीय आपात का सवाल है, आप सब लोग जानते हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों स्थितियों में राष्ट्रीय आपात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात 1 माह तक लागू रहता है और 1 माह के भीतर संसद को इसे स्वीकृति देना होता है। तत्पश्चात यह आगे लागू रहता है। आज तक के इतिहास में राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हुआ है। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के वजह से, दूसरी बार 1971 में भारत पाक युद्ध के वजह से, और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। देखिए, पहले क्या था संविधान में? युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति शब्द था। अब सशस्त्र विद्रोह शब्द आ गया है, लेकिन पहले आंतरिक अशांति शब्द था। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आया है। ये जो तीसरी बार आपात आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित किया गया है, 25 जून को घोषित किया गया, 25 जून 1975 को। और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 25 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था, तीसरी बार इमरजेंसी लागू किया गया था। और 25 जून को तीसरी बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है। इसी वजह से 25 जून को केंद्र की मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे, और 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1975 से 1977 के बीच में जो आपात लागू रहा, उस आपात के दौरान जो भी लोग जेल गए थे, उन्हें प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा और उन्हें चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसकी घोषणा ओडिशा की राज्य सरकार ने किया है। किया है। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओडिशा। अब अगर बात की जाए राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन 2 अनुच्छेद के तहत लागू होते हैं, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 356 के तहत तब लागू होता है राष्ट्रपति शासन जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, और अनुच्छेद 365 के तहत तब लागू होता है
जब केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन राज्य सरकार नहीं करता है। 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, जिसमें सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है मणिपुर में 11 बार, मणिपुर में 11 बार। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 बार, फिर बिहार में 8 बार, बिहार में 8 बार। और सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लागू हुआ था, और सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू रहा है 1990 से 96 ईस्वी तक। और एक बात जानिए बाबू, और राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 जब लागू होता है तो 358 अपने आप लागू हो जाता है, और 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 के अलावे अन्य मौलिक अधिकार को अगर निलंबित करना हो तो उसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक यह है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी 2 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकते हैं, वो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार है वह राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होगा। इसके बाद अगर बाबू आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आज तक अगर देखा जाए राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन तो लागू हुआ है लेकिन वित्तीय आपात आज तक कभी नहीं लागू हुआ है, और वित्तीय आपात लागू अनुच्छेद 360 के तहत होता है। यानी अगर देखा जाए अनुच्छेद 360 को, तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक कभी भी नहीं हुआ है। जितना महत्वपूर्ण बात था सब बता दिए। हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा? स्पेन। स्पेन ने घोषणा किया है और इसकी राजधानी मैड्रिड है, मैड्रिड है। और स्पेन के ही नाविक बनकर के जो है भारत को खोजने निकला था कोलंबस, लेकिन भारत के जगह उन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली। भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, विशेष बल, उपर्युक्त सब शामिल था। इसमें सब शामिल था। हाल ही में 1 दिवसीय महिला क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला बनी है स्मृति मंधाना। हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी में भारत किस स्थान पर है? ओवरऑल श्रेणी में भारत 25वां स्थान पर है, 25वां स्थान पर है, 25वां स्थान पर है, 25वां स्थान पर है। पहला स्थान पर अगर आप देखेंगे तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है। दूसरा स्थान पर जो है यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तीसरा स्थान पे कनाडा है, कनाडा है। हाल ही में भारतीय महिला खो खो टीम ने विश्व कप किस देश को हराकर जीत लिया? नेपाल को हराकर जीत लिया। हाल ही में कहां पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और किस ऐप को लॉन्च किया गया है? पूना में भारत रणभूमि दर्शन, नई दिल्ली में स्वदेश दर्शन, साबरमती में भारत रणभूमि दर्शन, पूना में स्वदेश दर्शन। क्या होगा? पूना में भारत रणभूमि दर्शन। और जानते हैं युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया है पूना में। और यह ऐप लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा। यह ऐप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एक बात बाबू आप जानिए, इस ऐप के जरिए जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुए हैं 1962 में, जो भारत और पाक के बीच युद्ध हुए हैं 1965, 1971, 1999 में, उन युद्ध क्षेत्रों का भ्रमण
सैन्य बलों को कराया जाना है, सैन्य बलों को कराया जाना है। हाल ही में भारत ने अपने स्पेडेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? विश्व का चौथा देश बना है। कौन सा देश बना है? चौथा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है भारत ने। और जो हाइड्रोजन है इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। बिहार पुलिस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? इसरो ने किया है। किसने किया है? इसरो ने किया है। हाल ही में कहां पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में। हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 16 जनवरी। और लोकपाल का जहां तक सवाल है, लोकपाल जानते हैं? लोकपाल को अंग्रेजी में ओम्बुड्समैन कहा जाता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोकपाल का गठन किया जाता है। पहली बार लोकपाल का गठन 1809 में स्वीडन में हुआ था। स्वीडन में बताइए 1809 में ही हो गया था। और भारत में बताइए 2000 है। भारत में जो है लोकपाल का गठन अगर देखा जाए तो 2014, 16 जनवरी 2014 को लोकपाल का गठन हुआ है। और फिर 11 वर्ष हो गया है अब लोकपाल को। लोकपाल ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। और जहां तक लोकपाल का सवाल है, भारत में लोकपाल के गठन को लेकर पहली बार लोकपाल बिल भारत की संसद में 1968 में ही रखा गया था। और 1968 में लोकपाल बिल प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के सिफारिश पर रखा गया था। लेकिन लोकपाल बिल को पारित 2013 में किया गया। लोकपाल बिल को पारित 2013 में किया गया, 2013। और जहां तक लोकपाल का सवाल है, लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष बने थे। और वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष है अजय मानिकराव खानविलकर। जैसे केंद्रीय स्तर पर लोकपाल होता है, वैसे राज्य स्तर पर होता है लोकायुक्त। राज्य स्तर पर होता है लोकायुक्त। हाल ही में किन्हें सीआरपीएफ का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का गठन 1939 में हुआ है। और इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। 22 जनवरी 2025 क्वेश्चन नंबर 22 है। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन कहां किया गया है? दावोस में हुआ है। हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? भारत नेपाल को हराकर जीता है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया? उर्वशी सिन्हा को। हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष के 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? मूसी नदी इमारत को। और जो मूसी नदी है, मूसी नदी के तट पर ही कौन शहर बसा हुआ? हैदराबाद। और मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से। वही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी,
जो कि महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, और संपूर्ण भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? 47वें क्रम के बने हैं, कल ही बताए हैं। और ये जो है हो किसको हराया था? है? कमला हैरिस को ना। हाल ही में 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वेक्टर एक्सलेसन। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफी के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? कल हम आपको बताए थे, कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर ब्राजील है और भारत का स्थान है 7वां। जनवरी 2025 में बहुउद्देशीय सेनाभ्यास ला पेरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया। इसका आयोजन कहां किया गया था? इसका आयोजन फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में। पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। कर्नाटक जीता है विदर्भ को हराकर, कर्नाटक जीता है विदर्भ को हराकर। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने, चीन ने किया है। हाल ही में जारी एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत जो है आपको तीसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे। पहला स्थान पे चीन है, दूसरा स्थान पे इंडोनेशिया है और तीसरा स्थान पे भारत है, तीसरा स्थान पे भारत है। आगे है, जनवरी 2025 में एएसआई के पुरातत्वविदों ने कहां पर 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ को खोज निकाला है? उड़ीसा, उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य या यूटी के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार का राजधानी नगर कहां हुआ कर है? अरे पहले उसका क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कौन द्वीप पर है? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। सेलुलर जेल कहां है? पोर्ट ब्लेयर में। हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए, आपको जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसकी शुरुआत हरियाणा से किया गया था। और हरियाणा से इसकी शुरुआत इसलिए किया गया था क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सबसे कम लिंगानुपात कहां का है? हरियाणा, हरियाणा का है 879। हरियाणा में 1000 पुरुष पर जो है 879 महिला ही है। तो हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात होने की वजह से हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किया गया। और उसके 10 वर्ष के अवसर पर जो है 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और आपको जो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। केरल का लिंगानुपात 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष। और इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर भारत का लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 943 महिला प्रति 1000 पुरुष।
हाल ही में उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड के साथ। आइसलैंड के साथ। उत्तराखंड में तपोवन नामक भूतापीय ऊर्जा केंद्र है। लद्दाख में पूगा घाटी नामक भूतापीय ऊर्जा केंद्र है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण नामक भूतापीय ऊर्जा केंद्र है। समझ गए? पूछा जाता है बिहार दरोगा में, मणिकरण भी पूछ दिया है और फिर बिहार दरोगा में जो है पूगा घाटी भी पूछ दिया है। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहां? कोणार्क में। कोणार्क में। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। कौन शुरू किया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शुरू किया है। छत्तीसगढ़। आगे आइए। आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। और जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही ये पुरस्कार की शुरुआत क्यों की गई है? पता है? एक प्रकार से कहिए तो विमान हादसा में उनका निधन हुआ था, वो भी एक प्रकार का आपदा ही था। समझ गए? हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? गुजरात। हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? नाग MK2। हाल ही में पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहां किया है? एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई में किया है। वही एशिया का जो सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है वह पश्चिम बंगाल के मायापुर में है। पश्चिम बंगाल के मायापुर में है। और यह जो नवी मुंबई है, कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में है। जो कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में है। और कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु तक फैला हुआ है। और कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। और कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में है। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? PV सिंधु। इनका संबंध कौन खेल से है? बैडमिंटन ना। विराट कोहली का संबंध क्रिकेट। स्मृति मंदाना क्रिकेट। डी गुकेश शतरंज। जनवरी 2025 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया? विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र जो है प्रयागराज में स्थापित किया गया। कहां? प्रयागराज। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 20.40 फीट। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता, किसकी जयंती? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा किया है? अमेरिका ने घोषणा किया है। अमेरिका। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई है। इसी वजह से विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी। 24 जनवरी। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और पढ़िएगा।
ना, इतना ही रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। इससे आगे जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कल 150 क्वेश्चन करवाएंगे। आगे शुक्रवार और शनिवार 2 दिन को जो है, शुक्रवार और शनिवार की अगर हम बात करें तो आने वाला जो शुक्रवार और शनिवार है उसमें थोड़ा लंबा क्लास चलेगा। शुक्रवार और शनिवार 2 दिन, ठीक है, और शनिवार को खत्म कर देंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। इससे आगे मिलते हैं कल शाम में 7:30 बजे। धन्यवाद सभी लोगों का।